नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर, आपका ऑनलाइन दोस्त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं कि हमारे नए वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिले तो इसके लिए इस घंटी को दबाना ना भूलें। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, जो CCC का चैप्टर 8 है। इसमें जितने भी पॉइंट्स को आपके सिलेबस के अनुसार इंक्लूड करा गया है उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, इसीलिए वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सारे टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया है और उसके डेफिनेशंस को भी आपके सामने हम एज ए स्क्रीन रिकॉर्डर रखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट अबाउट डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जैसा कि आप जानते हो कि जब से हमारे यहाँ भारत में नोटबंदी हुई है उसके बाद कैशलेस ट्रांजेक्शन की बूम हो गई है। ठीक है, लोगों का सबसे ज्यादा जो मोटिवेशन है गवर्नमेंट भी किस तरफ लेके जाना चाहती है, वो सीधे सबको मोटिवेट कर रही है कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए। इसीलिए आपके सिलेबस में भी इस टॉपिक को इंक्लूड कराया गया है ताकि एक CCC कोर्स का भी बच्चा जो है एटलीस्ट फाइनेंशियल सिस्टम को समझ सके और बैंक हर छोटे छोटे काम के लिए, जैसे पासबुक प्रिंट कराना हो तब भी वो बैंक में खड़े हो जाते हैं, उनको मिनी स्टेटमेंट देखना होता है तब भी वो बैंक में खड़े हो जाते हैं, 100 या 200 रुपए का काम होता है तो भी वो बैंक के ATM के सामने लाइन लगाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी जिससे क्या होती है, क्राउड बढ़ता है। ठीक है, छोटे से काम के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता है और किसी भी दिन जैसे संडे को बैंक बंद हो गया या किसी दिन कोई छुट्टी हो गई, गवर्नमेंट छुट्टी हो गई, तो उस दिन यूजर को परेशानी होती है। इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज का होना बेहद जरूरी है। ठीक है, अब ये डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत सी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सबसे पहले डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस हमारे लिए यूजफुल इसलिए है क्योंकि हमारे बहुत देर का काम, मतलब एक बैंक में अगर आप पैसा जमा करने जाओ तो एटलीस्ट मिनिमम आपको आधे घंटे 1 घंटे तो लगे ही जाते हैं कि आपको एक बैंक में जाके पैसा जमा करना है। सर्विस वाला अगर आदमी है तो उसकी तो ड्यूटी का टाइम है, जिस समय उसकी ड्यूटी का टाइम होता है उस समय वो बैंक नहीं जा पाता है, फिर उसको बैंक के काम के लिए अपने विभाग से छुट्टी लेनी पड़ती है या अपने दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ती है। इसीलिए अब छोटे मोटे काम के लिए जैसे पैसे के लेन देन या किसी को बिल भेजना या किसी को ट्रांसफर करना पेमेंट, इन सारी चीजों के लिए बहुत सी एप्स भी लॉन्च हो गए हैं मार्केट में, प्राइवेट एप्स भी हैं और गवर्नमेंट ने भी अपने कई तरह के प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं जिसकी वजह से आप अपने ट्रांजेक्शन को, अपने कैश का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं इजिली। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे देखते हैं कि डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज की डेफिनेशन है क्या। डिजिटल वित्तीय समावेश का संदर्भ समाज की मुख्य धारा से बाहर एवं आधार विहीन लोगों तक डिजिटल पहुंच तथा औपचारिक वित्तीय सेवाओं के उपयोग का अवसर प्रदान करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शुरू की गई सेवाओं को डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज DFS के रूप में जाना जाता है। इन्हें ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार डिजाइन किया गया है और जिम्मेदारी से उसे उचित कीमत पर उपलब्ध कराए जो ग्राहकों और प्रदानकर्ताओं दोनों के लिए वहनीय हो। ऐसी किसी भी डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए मुख्यतः 3 भाग होते हैं। आदान प्रदान का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, खुदरा एजेंट तथा प्लेटफॉर्म के माध्यम से आमतौर पर मोबाइल फोन जैसे उपकरण का ग्राहकों व एजेंट्स द्वारा उपयोग। मतलब क्या कह रहा है ये, जैसे कि आपको अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन करना है तो डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, तो सबसे पहला जरूरी होता है कि आपके पास एक डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म होता क्या है? डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म यह एक माध्यम है जिससे ग्राहक सभी वित्तीय लेन देन एक डिवाइस के माध्यम से करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें नगद पैसे का कोई योगदान नहीं होता है। यह आपस में करार के माध्यम से आपस में जुड़कर ग्राहकों के पैसे के लेन देन के कार्य को पूरा करता है। क्या मतलब है इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म का? जैसे सबसे आप मान लो कि आज आपने विश किया कि अब मुझे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करना है, तो होगा कैसे? पहले तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए ना। प्लेटफॉर्म मतलब क्या? आपके पास आपका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए। जब आपके पास अपना बैंक अकाउंट है, और बैंक अकाउंट भी किस में होना चाहिए? ऐसे ही किसी बैंक में होना चाहिए जो खुद ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यानी नेट बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है। अब आपने जाके खाता खोल लिया, किसी काशी गोमती में खोल लिया, ठीक है, या ग्रामीण बैंक में खोल लिया, अब वो नेट बैंकिंग की सर्विसेज आपको देने वाले नहीं है। आपने खाता जाके पोस्ट ऑफिस में खोल लिया, वो भी आपको नेट बैंकिंग की सर्विसेज देने वाला नहीं है। तो आपका वो प्लेटफॉर्म
बेहतर प्लेटफॉर्म के रूप में नहीं कहा जाएगा। इसीलिए आप ऐसे बैंक का चयन करो, ऐसे प्लेटफॉर्म का चयन करो जो इंटरनेट बैंकिंग की सर्विस आपको प्रोवाइड करता हो, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड एटसेट्रा। लगभग आज की डेट में 56 बैंकों ने इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करने का योगदान चालू कर दिया है। वैसे गवर्नमेंट ने तो 51 बैंकों को ये सर्विसेज देने का ऑर्डर दिया है, लेकिन बहुत से ऐसे बैंक भी है जो अपने निजी तौर पर भी इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। प्लेटफॉर्म के अलावा और क्या आपको जरूरत पड़ेगी, और आपको जरूरत पड़ती है रिटेल एजेंट्स की। रिटेल एजेंट्स होता क्या है? रिटेल एजेंट्स डिजिटल डिवाइस द्वारा एक संरचना तैयार करते हैं जिसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक लेन देन होते हैं। ये ग्राहकों के पैसे को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलकर उनका हिसाब रखते हैं। इसका मुख्य कार्य डिजिटल सेवा के प्रचार प्रसार को ग्राहक पर पहुंचाने का प्रबंध करना होता है। मतलब क्या मतलब है इसका? रिटेल एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो आपको ग्राहक सेवा केंद्र की तरह, जैसे आप देखे होंगे हर बैंक वाले आजकल अपना ग्राहक सेवा केंद्र खोल रहे हैं, या उसको बोलते हैं बैंक मित्र। आप बैंक मित्र समझ सकते हैं। वो एक ऐसे एजेंट होते हैं जो आपके कैश को लेते हैं और उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मतलब आपका पैसा जमा करना, आपका पैसा निकालना, ये सारा काम वो रिटेल एजेंट्स करते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आपके पास मान लो प्लेटफॉर्म हो गया कि कोई प्लेटफॉर्म है, जैसे ऑनलाइन बैंक के लिए आपने स्टेट बैंक को चुन लिया तो या यूनियन बैंक को चुन लिया, तो यूनियन बैंक आपका एक प्लेटफॉर्म हो गया। एजेंट्स का उनका हो गया जो आपको यूनियन बैंक पर कैसे एक्सेस करते हैं ये सिखाया आपको। ठीक है, या फिर आपके पैसे को जमा करना बताए कि हाँ ये इस तरीके से आप अपना पैसा जमा कर सकते हो, या ऐसे नेट बैंकिंग के थ्रू अपना पैसा निकाल सकते हो। तो ये रिटेल एजेंट्स में आएगा। फिर इसके बाद अब मान लो आपने ये सीख भी लिया कि हमें नेट बैंकिंग कैसे करनी है और नेट बैंकिंग से पैसा कैसा ट्रांसफर करना है। फिर आपको नीड किसकी पड़ेगी? डिवाइस की। और डिवाइस कैसी? डिवाइस वही जो इंटरनेट बैंकिंग को सपोर्ट करे। यानी इंटरनेट बैंकिंग को सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि उसके अंदर इंटरनेट सपोर्टेड हो, जैसे कि एंड्रॉयड मोबाइल फोन, ठीक है, या फिर आईफोन। ये इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मोबाइल फोन है, या फिर आपका पीसी या लैपटॉप, तो वो तो मल्टीपर्पज है। तो उस तरह की डिवाइस का आप इस्तेमाल करो जिसमें इंटरनेट सपोर्टेड हो, ब्राउजर जिसमें आप ओपन कर सके, या फिर प्ले स्टोर से आप बैंकों द्वारा दिए गए एप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये डिवाइस भी कंपलसरी होता है ऑनलाइन बैंकिंग को या डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, ये तो हमारे इंपॉर्टेंट थिंग्स है। यानी हमें एक डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज शुरू करनी है तो हमारे पास ये 3 चीजें होनी चाहिए: प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एजेंट्स होने चाहिए और डिवाइस होना चाहिए। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं कि सेविंग क्यों जरूरी है। सेविंग का मतलब ये होता है कि बैंकों में अगर कोई भी अगर ऐसा पर्सन है जो अपना पैसा, जैसे आप 500 रुपए कमाते हो तो 50 रुपए एटलीस्ट सेविंग में जरूर डालो। ठीक है, और ये हर कोई धीरे धीरे करने लगता है, क्योंकि इंडिया में स्टूडेंट भी जो होता है अगर उसकी जेब में 100 रुपए है तो जरूर 10-20 रुपए बचाने की कोशिश करता है। इसका फायदा उसे बहुत मिलता है। क्या क्या फायदा मिलता है? जैसे पहला फायदा होता है उसको इमरजेंसी में अगर किसी भी फंड की जरूरत पड़े अचानक, तो वो क्या करता है उधर से, जैसे छोटे बच्चे हमारे गुल्लक में पैसा सेव करते हैं, तो वो क्या करते हैं जब इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है तो अचानक लोग गुल्लक को भी फोड़ देते हैं। ठीक है, या जैसे सिक्के अगर कॉइन्स ज्यादा इकट्ठे हैं तो किसी की शादी में उस सिक्के को छींटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर सिक्के का कलेक्शन ज्यादा हो जाता है तो। अदरवाइज जैसे भविष्य में कोई आपकी प्लानिंग है, जैसे सपोज करो कि आप कोई भविष्य में गाड़ी खरीदना चाहते हैं, या किसी की शादी है घर पर, या बड़ी शिक्षा आप ग्रहण करना चाहते हैं, तो बिना आपके सेविंग के ये पॉसिबल नहीं है कि आप भविष्य में कुछ बड़ा काम कर सके। जैसे मकान बनवाना हो या गाड़ी खरीदना हो, तो ये सब चीजें ऐसी चीजें हैं कि अभी आपने सोचा और तुरंत हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। जब तक आप थोड़ा थोड़ा करके बचाओगे नहीं, तब तक आप एक बड़ा काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, या अगर मान लो घर में अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया तो उस समय कौन सा पैसा काम आएगा? उस समय आप अगर तुरंत जितना कमाओगे उतना उड़ाओगे तो क्या होगा? अचानक कोई ऐसी दुर्घटना हो गई तो आप उस स्थिति में अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सेविंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं सेविंग के लिए, अगर हमें सेविंग जरूरी है तो बैंक की ही जरूरत क्यों है? ठीक है, तो बैंक की जरूरत कई कारणों से है। रीजन जैसे अर्न इंटरेस्ट, जैसे
अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो आपको उस बैंक में पैसा जमा करने पर आपका पैसा बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल उस पर आपको ब्याज मिलता है। जैसे कि अगर आपने सेविंग अकाउंट खोल रखा है तो आपको उस पर रेगुलरली कुछ ना कुछ ब्याज के रूप में पैसा मिलेगा। जैसे अगर आपने 500 रुपये जमा किया है तो 6 महीने के बाद उसका, क्योंकि बैंक कैसा ब्याज देता है, छमाही ब्याज देता है, तो 6 महीने बाद कुछ ना कुछ उसमें आपको बढ़ के ही मिलने वाला है। ठीक है, अगर आपने आरडी कर रखा है या कुछ एफडी कर रखा है तो भी आपको क्या मिलने वाला है, आपको पैसा उसमें थोड़ा बहुत इंक्रीज, क्योंकि आरडी और एफडी में क्या होता है, पैसा कुछ साल के लिए फिक्स होता है। तो कुछ साल के लिए जब फिक्स कर लेंगे आप पैसा, तो जिस दिन उस एफडी को तोड़ेंगे या उस आरडी को तोड़ेंगे तो आपको पैसा उससे ज्यादा मिलता है जितना आपने जमा कर रखा होता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट है बैंक में पैसा जमा करने का। इसके अलावा टू गेट लोन, मतलब अगर आपने बैंक में आदत डाला, अब मान लो आपके जेब में बहुत पैसा है, ठीक है, अब आप किसी सामने वाले से बोलो या बैंक में जाकर बोलो कि सर मेरे पास 50 लाख रुपए रखे हैं, क्या आप मुझे लोन देंगे? तो बोलेगा कोई पेपर दिखाओ कि हम मान लें कि तुम्हारे पास 50 लाख, क्योंकि बैंक जो हमेशा रिटन रिकॉर्ड मांगता है, या तो आपके नाम से कोई जमीन होनी चाहिए या आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या तो बैंक के खाते में आपका टर्नओवर मेंशन होना चाहिए। अगर टर्नओवर मेंशन है, आपके पासबुक में ये है कि हाँ आपकी महीने की इनकम इतनी है, तो उसी हिसाब से बैंक मैनेजर आपके लिए लोन की व्यवस्था कर सकता है, अदरवाइज आपको लोन नहीं प्रोवाइड करेगा। इसीलिए आपको अपना पैसा घर की बजाय बैंक में रखना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आप लोन भी पा सकते हो इमरजेंसी में। उसके अलावा आपका पैसा सिक्योर रहेगा। ठीक है, आपका पैसा क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा। घर के रखे पैसे, या मान लो कि कहीं भूकंप आ गया, आग लग गई, किसी भी रीजन से, या कोई दुर्घटना हो गई जिसकी वजह से, मान लो आपने पर्स में पैसे रखे हो, आप सड़क पे गए और किसी चक्के ने उसको उड़ा दिया, तो क्या होगा, नील बटा सन्नाटा, मतलब आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो आप करोगे क्या, इससे अच्छा आप बैंक में पैसा रखो, जितनी जरूरत हो उतनी निकाल लो, या जितना अब तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जमाना है जिसके बारे में भी हम लोग आगे कंटेंट में पढ़ने वाले हैं, तो कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा भी मिल चुका है, तो उसी लिए इस चैप्टर को इंक्लूड भी किया है। तो आपको कहीं ना कहीं कैश जो है हार्मफुल होगा, बैंक में रखना पैसा आपके लिए ज्यादा सेफ होगा। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, यानी डिजिटल फाइनेंशियल वित्तीय लेन देन जो हम लोग करते हैं बैंकिंग ऑनलाइन माध्यम से, उसमें कौन कौन से टूल्स आपको मिलेंगे, कौन कौन से टूल्स जो है इफेक्टिव टूल्स होते हैं, उसको देखिए। सबसे पहला टूल्स होता है ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। होता क्या है इसमें वन टाइम पासवर्ड में, जब आप अपने बैंक में लॉगिन कर रहे होते हैं या फिर अपनी सोशल मीडिया किसी साइट पर लॉगिन कर रहे होते हैं या अपना कुछ अकाउंट बना रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कंपनी, संस्थान या बैंक वाले, उसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है, उसका मैसेज का पैसा आपका नहीं कटता है, उसमें वो जो कंपनी है, जैसे बैंक है तो बैंक पैसा देगी उस मैसेज का, कोई सोशल मीडिया साइट है तो वो लोग पैसा देंगे, आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। बदले में क्या करेंगे वो, जब आप लॉगिन करोगे तो वो आपके मोबाइल पर एक एसएमएस भेजेंगे। ठीक है, जब वो एसएमएस आता है तो उसमें 6 डिजिट का आपको कोड मिलेगा, 4 डिजिट या 6 डिजिट का समथिंग आपको कोड मिलता है। वो कोड जो है आपको आधे घंटे के लिए या कुछ समय के लिए वैलिड होता है। ठीक है, जब आप उस कोड को उस स्क्रीन पर, यानी उस जगह पर डालेंगे तो क्या होगा, वहां पर आप एक्सेस कर पाओगे। फायदा आपका क्या होगा कि कोई भी अगर आपका पासवर्ड जान भी जाता है तो विदाउट आपके परमिशन, यानी बिना आपके परमिशन के वो आपके अकाउंट्स में एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी वो एक्सेस करेगा तो आपको एक ओटीपी आएगा, और जब तक वो वन टाइम पासवर्ड वो वहां पर एंटर नहीं करेगा तब तक वो आपके अकाउंट्स को या आपके मीडिया साइट्स को या आपके मोबाइल फोन्स को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये बहुत बेहतर फीचर्स है। अगला टूल्स है हमारा क्यूआर कोड। क्यूआर कोड क्या होता है, ये इसका पूरा नाम क्विक रिस्पांस कोड होता है। इसको हम मैट्रिक्स बारकोड भी कहते हैं, मतलब 2 तरह से इसको देखा जाता है। इसमें 4 तरह के कॉम्बिनेशन, जो की कॉम्बिनेशन होता है वो 4 की का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें पहला नंबर जो होता है वो न्यूमेरिकल होता है, दूसरा अल्फा न्यूमेरिकल होता है, और तीसरा बाइनरी होता है, और चौथा कांजी होता है। चारों नंबर जब आप यूज करोगे तब जाके एक आपका क्यूआर कोड जनरेट होता है। ठीक है, इसको सबसे पहले 1994 में जापान के एक कंपनी जो मोटर व्हीकल कंपनी थी, उन्होंने यूज किया था।
ठीक है। लेकिन अब ये हर प्रोडक्ट पर आप पेन खरीदोगे तो उस प्रोडक्ट पे भी मिलेगा। आप किसी मार्ट में आप शॉपिंग करने जा रहे हो तो आप देखो वहां पे स्कैनर से बारकोड ऐसे करके क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, या फिर हर जगह जैसे किताब में कि बुक्स के हर पन्ने पर आजकल सारी बुक्स जो है क्यूआर को जैसे स्कैन करोगे वो तुरंत क्या हो जाएगा, आपके ऑनलाइन पोर्टल पर भी ओपन हो जाएगा, जिसको हम क्विक रिस्पांस कोड कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या होता है, इसको जो है एनपीसीआई ने एक प्रोजेक्ट किया था मुंबई में, जो रघुराम राजन जी हमारे गवर्नर हैं, उनके माध्यम से उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसको उन्होंने 21 बैंकों की सहायता से उनको इस प्रोजेक्ट पर उन्होंने डिस्कशन किया और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने ये डिस्कशन किया कि एक ऐसा मेथड होना चाहिए जिसकी वजह से कोई भी यूजर इजीली अपने पेमेंट का ट्रांसफर कर सके और वो कैशलेस ट्रांजैक्शन करने में सक्षम हो और बेहद सिक्योर भी हो। तो इसके लिए उन्होंने एक एनपीसीआई की मदद से, यानी नेशनल पेमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल एनपीसीआई का पूरा नाम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी मदद से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कराया और एक यूपीआई को जनरेट करा दिया। ठीक है, जिसको 25 अगस्त 2016 से गूगल प्ले स्टोर में भी डाउनलोड करा जाने लगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से यूपीआई की वजह से, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की वजह से कोई भी पर्सन अपने पेमेंट्स को कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है, किसी दूसरे बैंक के कस्टमर को भी कर सकता है या अदर कंट्रीज में भी वो पेमेंट कर सकता है, ये यूपीआई के माध्यम से। यूपीआई जो सिस्टम है वो 24 घंटा 365 दिन और 7 दिन काम करता है, मतलब दिन रात की इसकी सर्विस अवेलेबल है। आप जब भी इससे पेमेंट करोगे तो इजीली इससे ट्रांसफर हो सकता है। दूसरी चीज, इसमें 2 वे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को इंक्लूड किया गया। 2 वे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस किसको बोलते हैं? जैसे पहला ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है कि जब आप अपना एप्स खोलेंगे तो अपना यूजर आईडी और पिन डालेंगे, यानी पासवर्ड उसमें एंटर करेंगे, तो ये पहला स्टेप हो गया। और जब आप अपने पोर्टल में एक्सेस कर लिए और फिर आप जो है जैसे ही किसी दूसरे यूजर को अकाउंट में पैसा डालना चाहेंगे तो आपने उसको उस यूजर को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद तुरंत आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल है, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपने बैंक में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उस पर एक ओटीपी जाएगा और जब उस ओटीपी को आप कंफर्म करोगे तभी पेमेंट प्रोसीड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं 2 वे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, जो यूपीआई में बेटर होता है। अगला कंटेंट है हमारा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, AEPS। AEPS क्या होता है? आधार इनेबल्ड जो पेमेंट सिस्टम है वो बेसिकली उसका काम ये होता है कि आपको जो पेमेंट वो कराएगा वो किसकी मदद से कराएगा? आधार की मदद से कराएगा। ठीक है, कैसे वर्क करता है वो? तो आपको पता होगा कि जैसे हर बैंकों ने अपना ग्राहक मित्र बैठा रखा है बैंकों के बाहर या किसी छोटे कस्बे में, वहां पर होता क्या है कि अगर आप मान लो कि आपके पास आपका खुद का आधार कार्ड है, ठीक है, और वहां पर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम अवेलेबल है, तो आप उस ग्राहक मित्र सेवा के पास गए, बिना अपना चेकबुक लिए, बिना आपको कोई भी, जैसे आपको विड्रॉल करना है तो आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, आपको वहां पर कोई भी पैसा जमा करना है तो भी आपको बहुत किसी पर्ची की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप अपना आधार कार्ड लेके जाओ सीधे और वहां पर करना क्या है आपको, आप अपना आधार कार्ड सामने बैंक मित्र वाले कस्टमर को, बैंक मित्र वाले बंदे को दिखाओ जो वहां पर बंदा बैठा है। उसके बाद वो आपको एक मशीन देगा, POS मशीन जिसको कहते हैं, यानी उसको पॉइंट ऑफ सेल भी कहते हैं। उस मशीन पर आपको अपना आधार कार्ड का वो नंबर डालेगा, फिर एक खुल के आएगा, उस पर एक स्कैनर, ठीक है, वहां पर आपको अपना अंगूठा लगाना होगा और जो भी ट्रांजैक्शन आपको करना होगा वो ट्रांजैक्शन इजीली वहां पर एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, यानी बहुत इजीएस्ट स्टेप है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू पेमेंट को रिसीव करना,
अपना मिनी स्टेटमेंट देखना या उस स्टेटमेंट की पर्ची लेना, रिसिप्ट भी मिलेगा आपको। साथ में अगर आप किसी दूसरे यूजर के खाते में पैसा भेजना चाहते हो तो उसके बैंक अकाउंट्स की भी जरूरत नहीं है। आपके पास अगर उसका आधार कार्ड नंबर अवेलेबल है तो वहीं से आप आधार कार्ड नंबर उसका डालो, पैसा सीधे उसके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है जिसको एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था कि कोई भी अपना पेमेंट जो है आधार की वजह से ही ट्रांसफर कर ले। ठीक है, तो एक अच्छी टेक्नोलॉजी है ये एईपीएस। फिर अगला आता है यूएसएसडी। यूएसएसडी क्या होता है? तो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है, जिसका काम क्या होता है? यूएसएसडी क्यों आया और क्यों जरूरत पड़ी हमें यूएसएसडी की? तो जैसा कि आप जानते हो कि जिस दिन मोदी जी ने यानी गवर्नमेंट ने हमारी नोटबंदी कर दी रातों रात, प्रॉब्लम कैशलेस ट्रांजैक्शन का सबसे बड़ा बढ़ गया। ठीक है, लोगों को क्या चाहिए था? उन्होंने कहा कि हम कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देंगे और सबको जो है बैंक में लाइन ना लगाना पड़े, इसके लिए रातों रात नियम बदल रहे थे। बैंक जो है कंटिन्यूअसली खुले हुए थे। ठीक है, तो उसी समय ये सारे सिस्टम लॉन्च हो रहे थे, चाहे आपका भीम ऐप लॉन्च हुआ हो, चाहे आपका एईपीएस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम लॉन्च हुआ हो, ये सब उसी दौरान लॉन्च हो रहे थे क्योंकि उनको जो है गवर्नमेंट को जो है कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना था। उसी समय पेटीएम के मालिक थे विजय शेखर शर्मा, बहुत उनकी चांदी थी, उन्होंने बहुत पैसे कमाए उस समय। तो जो यूएसएसडी था, कई लोगों ने ये इश्यू उठाया कि अगर मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन नहीं होगा तो हम पैसा कैसे भेजेंगे, हम कैसे ट्रांसफर करेंगे पेमेंट को? तो उन्होंने कहा ठीक है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है। गवर्नमेंट ने बैंकों से डिस्कस किया, तो बैंकों से जब डिस्कशन हुआ तो तुरंत एनसीपीआई ने, नेशनल कॉर्पोरेशन पेमेंट ऑफ इंडिया ने तुरंत एक कोड रिलीज किया *99#। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये कोड एक तरह से यूएसएसडी की तरह काम करेगा। *99# करेगा कैसे काम? इसके लिए सबसे पहले बहुत ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, जिसके पास वो छोटी वाली मोबाइल थी, एंड्रॉयड मोबाइल फोन नहीं था, उसको अपने मोबाइल फोन से यानी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल फोन से *99# जैसे वो डायल करता तो उसको 4 मैसेज दिखेंगे, यानी बैंक स्टेटमेंट देखना हो तो, पेमेंट ट्रांसफर बनाना हो तो, या पेमेंट भेजना हो तो, या फिर आपका स्टेटमेंट देखना हो। इस तरह के यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेंगे। अगर आपने जो भी की दबाई कि हाँ मुझे इस समय पेमेंट अपना बैलेंस देखना है, तो वो तुरंत ओपन होगा। ओपन होने के बाद एक पिन जनरेट होता है, MMID पिन। ठीक है, ये पिन यानी मोबाइल मनी आइडेंटिफायर जो पिन है, इसका काम होता है कि जब आप इस पिन को डालेंगे, अब ये पिन मिलेगा कहां से? अब आप सोचोगे MMID मिलेगा कैसे? ये MMID पिन जो है आपको अपने बैंक से संपर्क करके लेना होता था उस समय, कि आप बैंक पर जाते बोलते मुझे अपना MMID पिन दे दो, तो बैंक वाले आपको 4 डिजिट का MMID पिन दे देते। जब आप किसी को पैसा भेज रहे यानी *99# आपने डायल किया, जो ऑप्शन आपने दबाया, उसके बाद MMID पिन आपने डाला। MMID पिन डालने के बाद जिसको आपको पैसा भेजना है उसका मोबाइल नंबर आपने डाला, तो तुरंत पैसा क्या होगा? उसके खाते में ट्रांजैक्शन हो जाएगा। इसमें एक फायदा ये था कि एक दिन में आप 5,000 रुपए तक सामने वाले को ट्रांसफर कर सकते हो और पूरे महीने में 50,000 रुपए तक आप सामने वाले को भेज सकते हो। तो ये इस पूरे यूएसएसडी का फंक्शन है, जिसको गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एज एन *99#। कब लॉन्च किया था एनसीपीआई ने? 30 नवंबर 2016। इसके बाद हम लोग चलते हैं कार्ड की तरफ। कार्ड में कई तरह के कार्ड आते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है और वीजा कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? एक बड़ा अच्छा सर्विस है ये क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक्चुअली होता क्या है? क्रेडिट कार्ड में हम लोग करते क्या है, अगर मान लो आपके पास आपका खाता किसी बैंक अकाउंट में है, आपकी सैलरी अगर 50,000 रुपए महीना है, सपोज दैट कि आपकी सैलरी कितनी है? 50,000 मंथली है। चाहे आप प्राइवेट बैंक, ऐसा नहीं है कि कोई सरकारी कर्मचारी हो, कोई भी पर्सन अपना क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है। क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आपके बैंक का आपका वो देखा जाता है कि आप बैंक के कैसे कस्टमर हैं, आप रेगुलरली पैसा यूज करते हैं, मतलब हमेशा आपका ट्रांजेक्शन कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। उसी ट्रांजेक्शन के आधार पर आपको क्रेडिट कार्ड इशू होता है। बैंक वाले क्या करते हैं, जब आपको क्रेडिट कार्ड दे देते हैं तो उसमें एक बेनिफिट ये होता है कि मान लो जिस दिन अगर आपका क्रेडिट कार्ड 2 लाख रुपए का बन गया, ठीक है, तो 2 लाख रुपए का जब आपने क्रेडिट कार्ड बना दिया तो उसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? बेनिफिट ये मिलता है कि अब आप कोई भी शॉपिंग कर लो, ठीक है, अगर आपने कोई भी शॉपिंग करा वहां से,
तो उसके बदले में आपको कोई भी इंटरेस्ट पेड नहीं करना पड़ता है कुछ ड्यूरेशन तक। जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी जन्नत, जन्नत में ये सीन इमरान हाशमी ने किया था कि 55 दिन को उनको सब उन्होंने कहा क्रेडिट कार्ड स्वैप करो, डायलॉग था उनका, क्रेडिट कार्ड स्वैप करो ऐस करो। मतलब क्या था कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपके बैंक अकाउंट में 0 बैलेंस है, ठीक है, तो अगर आपकी कार्ड की लिमिट है 2 लाख रुपए, अब 2 लाख रुपए तक की पूरी शॉपिंग आप मन भर करो, ठीक है। आपको बैंक ने, हर बैंकों का अलग अलग नियम होता है, लेकिन अगर मान लो आपको 55 दिन बैंक वालों ने फ्री दिया है कि 55 दिन के अंदर आपको वो पूरा 2 लाख रुपए भरना है, अगर नहीं भरोगे 55 दिन में तब जाके आपके ऊपर ब्याज लगेगा या फिर कोई इंटरेस्ट आपको देना होगा। तो इसमें क्या बेनिफिट तो है ना, जैसे मान लो इमरजेंसी में आपको 50,000 रुपए जरूरत पड़ी तो आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, पड़ोसी से मांगने की जरूरत नहीं है, अब आपको सोचने की जरूरत नहीं कि मैं पैसा कहां से अरेंज करूंगा, मतलब तुरंत आपका काम हो गया, आपने क्रेडिट कार्ड से स्वैप किया और अपना काम कर लिया। 55 दिन मतलब बहुत होता है, लगभग 2 महीने का समय आपको मिल रहा है। अगर आपकी सैलरी अगर 50,000 रुपए है तो अगले महीने की सैलरी जब आएगी तो आप उससे डिडक्ट करवा देना, यही बैंक की पॉलिसी होती है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड एक अच्छा सिस्टम है, लेकिन हाँ अगर बहुत लोग क्रेडिट कार्ड स्वैप करो ऐश करो के चक्कर में क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड से इतनी शॉपिंग कर लेते हैं, बाद में बैंक वाले घर तक पहुंच जाते हैं, बोलते हैं पैसा दो भैया। इसीलिए क्रेडिट कार्ड बहुत खतरनाक भी होता है, तो संभल के यूज करो तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दूसरा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड जो होता है उसमें ये सिस्टम अवेलेबल नहीं है, उससे भी आप शॉपिंग कर सकते हो, खरीदारी कर सकते हो, सारा काम कर सकते हो, लेकिन बस अंतर इतना है उसमें कि डेबिट कार्ड में आप उतना ही पैसा निकाल सकते हो जितना पैसा आपने अपने बैंक में जमा किया है। जैसे अगर आपके बैंक में 500 रुपया है तो आप 500 रुपये से ज्यादा की शॉपिंग नहीं कर सकते हो, यही डेबिट कार्ड का डिफरेंट है। हम लोग बात करते हैं ई वैलेट। क्या है ये ई वैलेट? इलेक्ट्रॉनिक वैलेट, मतलब वैलेट तो सुना होगा, पर्स, यानी आप लोग, हर लोग पर्स लेके चलता है, जेंट्स भी लेके चलती हैं, लड़कियां भी लेके चलती हैं, महिलाएं भी लेके चलती हैं। अच्छा, तो ई वैलेट क्या है? ई वैलेट जो आपने कभी किसी डिजिटल डिवाइस में जो आपने पर्स लेके चलने हैं, आजकल सब लोग उसको लेके चलते हैं। जैसे जो इतनी फास्ट सिटी है, जितनी मेट्रो सिटीज है, उसमें पर्स का तो जमाना आउट होता जा रहा है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि भैया पर्स रास्ते में, आप मेट्रो में, पता चले दिल्ली मेट्रो में खड़े हो, भीड़ हो गई खूब भयंकर, और वहां पे क्या हो रहा है, कोई ऐसे हाथ ऐसे किए और नीचे, मालूम है पर्स आपका जो है कोई नीचे से निकाल रहा है, लेकिन आप आपकी भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोगों ने आपने दबा रखा है। चाहे मुंबई में कभी आप सफर करो, मुंबई लोकल में, तो इतनी भीड़ है कि आपका पर्स कोई निकाल रहा है और आपको मालूम भी नहीं चल रहा है। मेरे साथ खुद ये घटना हो चुकी है, तभी मैं बता रहा हूं आपको कि पर्स जब गायब हो जाता है तो अनजान शहर में क्या करोगे भाई? जब पर्स ही नहीं रहा तो अनजान शहर में आपको पूछेगा कौन, फिर क्या करोगे? मतलब कुछ घड़ी बेचोगे, मतलब अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो क्या करने वाले हो? फंस गए वहां पर। इसीलिए ई वैलेट एक बहुत अच्छा सोल्यूशन बन के आया। मैं तो अब वही यूज करता हूं। जब से मेरा पर्स एक बार से चोरी हुआ मुंबई में, तब से मैं अब ई वैलेट का इस्तेमाल ज्यादा करता हूं। क्या हुआ, मेरे कंडीशन क्या होती है, मतलब ई वैलेट की कंडीशन क्या है? ई वैलेट की कंडीशन ये है कि मोबाइल पर बहुत से ऐसे एप्लीकेशन लॉन्च हो गए, और इसका बूम कब हुआ? जिस दिन अपनी नोटबंदी मोदी जी ने की, उसी दिन से ई वैलेट वालों का तो बाजार उठ गया। जैसे पेटीएम, भाई साहब, पेटीएम को जो है कभी किसी समय दिल्ली की सड़कों पर घूमते थे, ठीक है, विजय शेखर शर्मा जी, और विजय शेखर शर्मा जी ने एक ऐसी कंपनी क्रिएट कर दी जो आज के डेट में $4 बिलियन से भी ज्यादा पैसा बना रही है, ठीक है, और उसके बहुत से यूजर्स हैं। अब तो भाई आरबीआई इतना मेहरबान है पेटीएम पर, यानी शर्मा जी पर, कि उन्होंने उनको बहुत से लाइसेंस दे रखे हैं कि जाओ अब तुम एक बैंक की तरह काम करो। फिर उनको एनसीपीआई से भी अप्रूवल मिल गया है, उनको एनसीपीआई से अप्रूवल मिलने का मतलब ये हो गया कि वो डायरेक्ट डिपॉजिट भी कराएंगे कुछ दिनों में, अपना बैंक भी बनाएंगे। अब आप सोचो, बैंक पेटीएम ने भी बना रखा है अपना, और कई बैंक ऐसे हैं जिसमें घोटाले की खबरें रोज आती हैं। कितने लोग अपना पैसा ऐसे ही आरबीआई वालों लाइसेंस बांट दे रहे हैं, और फिर क्या हो रहा है, अगर घोटाला हो रहा है तो पूछ रहे हैं ये घोटाला हुआ कैसे, और पैसा किसका फंस रहा है? पब्लिक का पैसा फंस रहा है। फिर भी कोई बात नहीं, मैं पेटीएम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हाँ, प्राइवेट नेशनल बैंक में, अगर प्राइवेट मोबाइल जो ई वैलेट है उसमें सबसे ज्यादा फायदा इन्होंने कमाया था जब नोटबंदी हुई थी। भारत में बहुत बूम कर, ऐड भी खूब चला था, गोली देना बंद करो, इस तरह से। और मुझे लगता है कि बहुत लोग जो है पेटीएम का एप्स अपने मोबाइल में यूज भी करते होंगे, ठीक है। यूज करने की टेक्निक्स मैंने बताया है एक छोटे से वीडियो में कि आप भीम ऐप का, पेटीएम का इस्तेमाल कैसे करोगे। उस वीडियो को आप जरूर देख लेना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा
मोबीक्विक भी एक ऐसा ही ऐप्स है जो आपको सुविधा देता है ई वैलेट का, ठीक है। ये मतलब आप ऑनलाइन लेन देन करो, कैशलेस ट्रांजेक्शन करो, मोबाइल पर ही आप किसी को भी पैसा भेज सकते हो। मूवी टिकट देखो, सिनेमा हॉल की टिकट खरीद लो, चाय पी लो, मतलब जो करना है करो। आप सिर्फ किसका पैसा किससे देना है? मोबाइल फोन से देना है। यानी अब आपको चिल्लर की कोई परेशानी नहीं। देखो ये ऐसी दिक्कत बहुत आती थी, पता है क्या होता था कि अगर कुछ समय एक ऐसा ट्रेंड चला बीच में कि हम शॉपिंग करने जाते थे, रिचार्ज वाले 99 रुपए, कोई भी सामान बेचना होता है 999 रुपए, मतलब 1 रुपया नहीं बताएंगे। ऐसा लगता है कि अरे 900 रुपए का है, मतलब दिमाग, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट्स है कि वो अगर अपना प्रोडक्ट सेल करते तो लिखते हैं 599 रुपए, 600 लिखने में उन्हें परेशानी है। अब आप 600 अगर रुपए दे रहे हो उनको, तो बदले में क्या करते हैं? 1 रुपए का टॉफी पकड़ा देते हैं। अब मैं टॉफी नहीं खाता हूँ भाई, मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ, नहीं खाऊंगा टॉफी, तो क्या करोगे? फेंको के ले जाएगा उसको। तो इसलिए क्या होता था, 1-1 रुपए की वजह से दुकानदार को बहुत फायदा होने लगा था, ठीक है। और बहुत लोग कहते हैं सर 1 रुपया नहीं है, आप कैसे दो बताओ। अब आप झगड़ा तो करोगे 1 रुपए के लिए। इसी तरह ऑटो वाले लोग हैं, ऑटो वाले में क्या होता है कि अगर उसका किराया हुआ 6 रुपए, ठीक है, तो वो आपसे 1 रुपए के लिए झगड़ा करेगा। अगर आप 5 रुपए दोगे तो बोलेगा नहीं नहीं मुझे 6 रुपया चाहिए, ठीक। लेकिन अगर उसका किराया हुआ 4 रुपया और आपने उसको 5 का सिक्का दिया, तो अब अगर उसके पास 1 रुपया नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। आप तो भाई शरीफ आदमी, झगड़ा तो करोगे नहीं, तो उससे उसको बहुत फायदा। दिन भर में अगर 10 लोगों के साथ उसने ऐसा किया तो 10 रुपया बन गया उसका फ्री फोकट का। तो इन सारे सॉल्यूशंस को दूर करने के लिए ही ये कैशलेस ट्रांजेक्शन का बूम हुआ। और कैशलेस ट्रांजेक्शन में इन तरह के ऐप जैसे भीम, पेटीएम, क्योंकि पेटीएम से अगर आपको किसी को 1 रुपये 25 पैसा देना हो तो भी आप 1 रुपये 25 पैसा ही सामने वाले को ट्रांसफर करोगे। इसकी लिमिट 20,000 तक रखी गई थी जब इनिशियल दौर में काम हो रहा था, तो ठीक है। तो अब चलो इन सारे ऐप्स को हम थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें अगर हम जाएंगे तो करोड़ों ऐप्स हैं जिसकी वजह से आप आज इस समय ऑनलाइन ऐप्स पे हम काम कर रहे हैं और ऑनलाइन कैशलेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और एज ए ई वॉलेट ये काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग तो भाई कौन सा यूज करते हैं? गूगल पे को यूज करेंगे, पेटीएम को यूज करेंगे, भीम को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह के ऐप्स का ज्यादा यूज कर रहे हैं। इसके अलावा सारे ऐप्स को हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डर पे देख लेते हैं। ई वॉलेट क्या होता है? ई वॉलेट का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है। ई वॉलेट एक डिजिटल बटुआ है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करने के लिए किया जाता है, जिसमें ऑनलाइन खरीदारी, बिल भुगतान, रिचार्ज, टिकट बुकिंग, मनी ट्रांसफर शामिल है। मोबाइल वॉलेट आपको प्रीपेड सर्विस मुहैया कराता है, यानी पहले आपको वॉलेट में पैसा डालना पड़ता है, इसके बाद आप वॉलेट में उपलब्ध पैसे का इस्तेमाल सम्मिलित ऑनलाइन सेवाओं के भुगतान के लिए कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पेटीएम ऐप। पेटीएम ऐप क्या है? पेटीएम जिसका पूरा नाम पे थ्रू मोबाइल है, पेटीएम जिसका पूरा नाम पे थ्रू मोबाइल है, पेटीएम द्वारा पेटीएम वॉलेट की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन रिचार्ज, बिल पेमेंट्स, टिकट बुकिंग जैसे कार्यों को मिनटों में घर बैठे कर सकते हैं। डिजिटली पेमेंट करने का सबसे अच्छा माध्यम पेटीएम मोबाइल वॉलेट बनता जा रहा है। जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं वे तो पेटीएम मोबाइल वॉलेट से परिचित होंगे और पेटीएम का उपयोग कर रहे होंगे। मोबीक्विक यह ई वॉलेट इकोसिस्टम का प्रमुख खिलाड़ी है। यह भुगतान के विकल्पों की बेजबानी वह प्रदान करता है और डोमिनोज पिज्जा, बिग बाजार, पिज्जा हट, ईबे और अधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध ब्रांडों के साथ भागीदारी करता है। ई वॉलेट में भारतीय रिजर्व बैंक का प्राधिकरण और लाइसेंस भी है, जो ऐसे भारतीय बाजार में भरोसेमंद मोबाइल वॉलेट में से बनता है। ऑक्सीजन वॉलेट 20 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता आधार होने का दावा करते हुए यह मोबाइल वॉलेट भारत में सबसे लोकप्रिय मोबाइल वॉलेट में से एक है। माफ कीजिएगा, कहीं कहीं शब्दों की में त्रुटियां हो गई हैं, टाइपिंग मिस्टेक। मोबीक्विक और पेटीएम की तरह ऑक्सीजन वॉलेट भी आरबीआई द्वारा अनुमोदित है और यह वास्तव में पहला गैर बैंक वॉलेट होने का दावा करता है जो तत्काल भुगतान करने की अनुमति देने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या एनसीपीआई के साथ गठजोड़ करने में कामयाब रहा। इसका मतलब है कि मनी ट्रांसफर वॉलेट की सबसे मजबूत विशेषताओं में से एक है। एकल लेन देन में अधिकतम 5,000 तक सीमित है और एक महीने में 10,000 से अधिक इसमें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। साइट्रस वॉलेट यह एक लोकप्रिय भुगतान गेटवे है। मूवीज, डिनर और ड्रिंक, बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफर सब कुछ केवल कुछ टैप्स के साथ यह साइट्रस वॉलेट भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त किया गया है।
21 मिलियन यूजर बेस के नेटवर्क को समेटते हुए साइट्रस वॉलेट समृद्ध है और यहां तक कि दोस्तों के साथ बिलों को विभाजित करने की अनुमति देता है। ITZ कैश। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत ITZ कैश एक मोबाइल वॉलेट है जो कि ITZ कैश कार्ड लिमिटेड द्वारा संचालित है, जो एक्सेल ग्रुप का हिस्सा है, जो $2.4 बिलियन के कारोबार का समूह है। बैंक खाते में सुरक्षित मनी ट्रांसफर विकल्प के साथ एक समग्र भुगतान समाधान प्रदान करता है। यह एक डिजिटल लेनदेन की अनुमति देता है, जैसे बैलेंस ट्रांसफर, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज, मूवी टिकट खरीद, रेलवे टिकट बुकिंग आदि। ICICI पॉकेट्स। ICICI बैंक द्वारा निर्मित और संचालित पॉकेट्स एक और अत्यधिक लोकप्रिय डिजिटल वॉलेट है। यह डिजिटल वॉलेट वीजा द्वारा संचालित है। यह केवल एक ही बैंक यानी ICICI बैंक के उपयोगकर्ताओं तक सीमित नहीं है। यह ICICI बैंक के साथ बचत खाते के लिए आवेदन करने की एक अनूठी विशेषता के साथ आता है। नेक्स्ट, SBI बड़ी। भारतीय रिजर्व बैंक उन लोगों के लिए एक पूर्ण ई-वॉलेट ऐप भी प्रदान करता है जो डिजिटल वॉलेट का उपयोग करना पसंद करते हैं। यह 13 भाषाओं में उपलब्ध है। यह वॉलेट पैसे भेजने, पैसे मंगाने, मोबाइल और सेवाओं को रिचार्ज करने, यूटिलिटी बिलों का भुगतान करने, सिनेमा टिकट बुक करने, होटल और फ्लाइट की उड़ानें आदि की अनुमति देता है। HDFC पेज़ैप। अगर हम ऐप को देखें तो हमारा मतलब है कि ऐप को कितनी अच्छी तरह से बनाया गया है। यह बाजार के अन्य ऐप की तुलना में बहुत ठोस और कामयाब भी है। हालांकि जब हम दी जाने वाली सेवाओं के लिए आते हैं तो HDFC पेज़ैप उतना आसान नहीं होता है। यह एक मोबाइल वॉलेट होने के नाते वास्तव में बिल भुगतान, मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज जैसे बुनियादी चीज़ों की अनुमति देता है। पॉइंट ऑफ सेल क्या है? पॉइंट ऑफ सेल को हिंदी में बिक्री का बिंदु भी कहते हैं। यानी पॉइंट ऑफ सेल उस समय को संदर्भित करता है जिस पर एक कार्ड धारक और एक व्यापारी लेन देन पूरा करते हैं। यह दोनों ऑनलाइन खरीदारी के साथ साथ पारंपरिक रूप से किए गए लेन देन में भी मौजूद है। खुदरा उद्योगों में बिक्री का बिंदु या POS सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर के संयोजन का उपयोग भी करता है। एडवांटेज ऑफ POS मशीन। POS मशीन के बहुत से लाभ हैं, जैसे कस्टमर को अपने पास कैश रखने की आवश्यकता नहीं होती है, छुट्टे पैसे यानी चेंज का झंझट नहीं रहता है, भारत को कैशलेस बनाने में सहायक है, करप्शन को रोकने में भी सहायक है, ब्लैक मनी को रोकने में भी सहायक है, सारा पेमेंट ऑनलाइन होता है इसलिए टैक्स चोरी नहीं होता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा होता है, करेंसी बंद होने पर भी व्यापार करने में सहायक होता है, बिना कैश के व्यापार किया जा सकता है। कौन कौन से हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है इसमें? आपको इसमें एक मॉनिटर की जरूरत पड़ेगी या टैबलेट की जरूरत पड़ेगी, फिर बारकोड का स्कैनर होता है, इसके बाद जहां क्रेडिट कार्ड लगाते हैं वो क्रेडिट कार्ड रीडर होता है, रिसिप्ट प्रिंटर होता है। फिर हम लोग चलते हैं इंटरनेट बैंकिंग की तरफ। नेट बैंकिंग क्या होती है? बैंक में आप अपनी नेट बैंकिंग एक्टिवेट करवाकर नेट बैंकिंग की पूरी सुविधा ले सकते हैं। नेट बैंकिंग एक ऐसा जरिया है जिसके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी काम बैंक का करना चाहते हैं, जैसे कि किसी को कितने ही पैसे भेजने हैं या फिर किसी के पैसे आपके पास आने हैं, आपका कितना बैलेंस है, कोई भी रिचार्ज करना है, घर बैठे आसानी से कर सकते हैं नेट बैंकिंग की सहायता से। या आप कोई भी शॉपिंग करना चाहते हो या सब कुछ नेट बैंकिंग की सहायता से घर बैठे आसानी से हो जाएगा। नेट बैंकिंग के लाभ। नेट बैंकिंग एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसके लिए हमें बार बार बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, हमें बैंकों की लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। हम अपने बैंक को जो भी जानकारी चाहते हैं हमें सब नेट बैंकिंग की सहायता से मिल जाएगी। हम अपने बैंक से कितना लेन देन कर रहे हैं, जो भी पासबुक में ब्यौरा होता है वह सारा आपको नेट बैंकिंग पर आ जाएगा। आपको कहीं पर भी शॉपिंग करनी है, आपको पेमेंट करनी है तो आप नेट बैंकिंग की सहायता से कर सकते हैं। एटीएम क्या है? एटीएम एक मशीन है जिसका पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। इसका आविष्कार सन 1960 में जॉन शेफर्ड बैरोन द्वारा किया गया है।
यह एक ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन है जो ग्राहक को बैंक प्रतिनिधियों की मदद के लिए बिना मूल लेन देन को पूरा करने की अनुमति देती है। यह दो तरह की मशीन होती है। पहली, वह जो ग्राहक को केवल पैसे निकालने और अपने अकाउंट बैलेंस की जानकारी के लिए। NEFT क्या है? NEFT का पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यह एक तरीका है जो किसी भी बैंक के माध्यम से किसी दूसरे बैंक में खाता धारक को पैसे भेजने का काम करता है। RBI ने बैंक के एक खाते से किसी दूसरे खाते में पैसे के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के लिए दो विकल्प ऑफर किए हैं, जो कि NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। NEFT कैसे काम करता है? NEFT से पैसा भेजना तो काफ़ी आसान हो गया है, लेकिन आपको NEFT कैसे वर्क करता है यह समझने के लिए आपको निम्न चरण समझने होंगे। पहला, एक्टिवेशन। NEFT या RTGS ट्रांजैक्शन के लिए इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करने वाले लोगों के पास थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन एक्टिवेट कराना जरूरी है, जिसके बाद ही आप फंड ट्रांसफर कर पाएंगे। बेनिफिशियर, जिस आदमी का पैसा भेजा जाना है उसे बेनिफिशियरी के तौर पर ऐड करना जरूरी होता है। साथ ही उस शख्स का बैंक अकाउंट डिटेल भी मालूम होना चाहिए। इसके तहत बेनिफिशियर अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, बैंक और ब्रांच का नाम और जिस ब्रांच में पैसे भेजे जाने हैं उसका IFSC कोड भी जरूरी होता है। प्रोसेसिंग, बैंक बेनिफिशियर की डिटेल जांचने में बैंक को 12 से 24 घंटे लगते हैं। हालांकि अब काफ़ी जल्दी बैंक डिटेल्स जांच लेते हैं। एक बार जांच पूरी हो जाने के बाद नया बेनिफिशियरी एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद फंड को संबंधित अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है।